या सो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है कि इंडस्ट्रीज कितने तरह की हो सकती हैं। बहुत सारी तरह की हो सकती हैं, लेकिन हमें पहले क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पर डिवाइड करना चाहेंगे। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, यानी कौन सी इंडस्ट्री में क्या मटेरियल यूज होता है, तो उसको बोलते हैं डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो यूज होता है उसके हिसाब से इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो नाम से ही एविडेंट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो है जहां पर रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर का इनपुट है। यानी जब आप खेती में उगाए गए सामान का यूज करके कुछ बनाते हैं, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड बोला जाता है। जैसे जूट की खेती करी, अब जूट की खेती से हम रस्सी वगैरह बना रहे हैं, मैट बना रहे हैं, बोरे बना रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सिमिलरली शुगर केन की खेती कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, वो भी एग्रो बेस्ड का है। वेजिटेबल से वेजिटेबल ऑयल बना रहे हैं, रबर प्लांटेशन करके रबर बना रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट, रबर खुद दिखने में नहीं लगता है सब्जी के जैसा, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल सिंस एग्रीकल्चर से आया है, तो जिस भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया होता है उस इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड कहते हैं। तो क्या सामान देख के पहचान लोगे कि एग्रो बेस्ड का एग्जांपल है या नहीं है? सबको यस पता है कि अगर शुगर दिख रहा है तो मतलब बंद करो कौन है ये माइक। हेलो हेलो। हाँ, सो सबको पता है कि शुगर जो है वो शुगर केन से आता है, तो ये एग्रो बेस्ड का एग्जांपल है। सिमिलरली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो है जिन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल मिनरल है, जैसे स्टील, आयरन, ठीक है, ये कोल है ना, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या हो जाएंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कोई डाउट है? नो मैम। अगला है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी जब आप पनीर की सब्जी खा रहे हो, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, केक, या फिर आप ऐसे गरम गरम कपड़े पहन रहे हैं, वूलन, जो भी चीजों का रॉ मटेरियल एनिमल के थ्रू आया है वो इंडस्ट्रीज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। पोल्ट्री, लेदर, है ना, ये सारे एनिमल बेस्ड है। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट और एग्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप या पर्टिकुलर प्लांट को उगाना फॉर सम पर्पस। फॉरेस्ट तो नॉर्मल जंगलों को बोलते हैं, समझ गए? तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, जहां पर पर्टिकुलरली क्रॉप थ्रू प्लांटेशन नॉर्मल एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाई जाती है जस्ट फॉर द डिजायर्ड आउटपुट। फॉरेस्ट बल्कि आर दी नॉर्मल जंगल जहां पर हम पेड़ वगैरह लगाते हैं। मैक्सिमम फॉरेस्ट जो हमें मिलता है वो है फॉरेस्ट के मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड वुड। तो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का पार्ट है। पेपर भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट है। उसके अलावा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फर्नीचर। तो जो फर्नीचर है वो एग्रो बेस्ड नहीं होगा, वो फॉरेस्ट बेस्ड होगा। ये कौन कौन याद रख पाएगा? पेपर एग्रो और फॉरेस्ट दोनों ही है। फर्नीचर फॉरेस्ट बेस्ड में लगाना है अगर आता है तो, क्योंकि दो मैम चार ऐसे देख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे अगर पेपर इंडस्ट्रीज है जो एग्रो बेस्ड में है, बट वो किसी पर्पस से इंडस्ट्री बनाई गई है, तो एंड जो फॉरेस्ट बेस्ड में जो पेपर है वो हमें लाइक ऑलरेडी मिल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड ऑल। ऐसे कर सकते हो, बट ये बहुत बढ़िया तो क्लासिफिकेशन नहीं है, बिकॉज बहुत बार बैम्बू प्लांटेशन भी जानबूझ के करा जाता है। तो लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह रही हूँ कि जो फर्नीचर है उसको फॉरेस्ट में रखेंगे, ठीक है। मैम बट इन मैम वैसे तो हम फॉरेस्ट में लगा देंगे, बट इन रियलिटी फर्नीचर के लिए बहुत बार टिम्बर प्लांटेशंस होते वही हैं मैं ना। इसको बोल रही हूँ कि बहुत बार प्लांटेशन एग्रीकल्चर जानबूझ के किया जाता है फॉर फर्नीचर। बैम्बू का इसलिए एग्जाम्पल दिया, टिम्बर, बैम्बू, इन सब का जो यूज किया जाता है एज एन एग्रीकल्चर। लेकिन हम उस चीज को हम एग्रीकल्चर नहीं कहते, हम बम्बू की या टिम्बर की खेती नहीं कहते, फॉरेस्ट ही कहो उसे, ओके। ठीक है। अब पेपर किस लिए कैच है? क्योंकि पेपर पल्प से बनता है, तो बहुत तरह के पल्प यूज हो सकते हैं प्लांट के। तो पेपर एक ऐसी कैटेगरी है जो एग्रो बेस्ड में भी रखी गई है, ऑल्दो ये फॉरेस्ट बेस्ड में ही लगाओ तो ठीक है।
एग्रो को लिमिटेड रखो खाने इधर ये जूस शुगर ऐसे प्रोडक्ट तक और क्रॉप्स तक, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे एग्रो और फॉरेस्ट, लेकिन फर्नीचर फॉरेस्ट बेस्ड में रखो, और अगर फॉरेस्ट ना दिया हो तो एग्रो में भी टिक कर सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम बुक में सिर्फ 2 दिए हुए हैं तो एग्जाम में कितने लिखे? सिर्फ 2 ही आएंगे। मतलब अगर मैं ये तो जो एज इट इज लिखा है इसको एज इट इज याद करके जाना है सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बाई चांस फर्नीचर आता है तो फॉरेस्ट में लगाना है, ये मैंने बोला। 2-4 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही कि पूरा पेपर ही सब्जेक्टिव है। पूरा सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्टिव है। पूरा सब्जेक्टिव है। अच्छा सैंपल देखा तो था मैंने। अच्छा अच्छा मैम बुक पे, एमसीक्यू की जगह फिल इन द ब्लैंक है। हाँ हाँ तो तब भी ओके ओके, मैंने देखा तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब स्टार्टिंग में कुछ एक एक 1-1 मार्कर क्वेश्चंस तो है ना। यस मैम। लेट मी चेक, मेरे को भी मिला है। मैम होने तो टूरिज्म 2 चाहिए। नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का। ओके ओके, वेरी शॉर्ट। और अरे तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स किधर देखे तुम्हें शोएब? मैम किसी ने मेरे को बताया था मैम, तो मैंने बता दिया। नहीं नहीं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अरे ठीक है, फिर तो गाड़ी चलने के लिए कुछ नहीं याद रखना है। जो जितना याद रखे सब लिखो, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर सब मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एनिमल मत लिखना। यानी देखो काम क्या रहेगा, तुम्हें पन्ना ज्यादा भरना रहेगा क्योंकि ये पेपर लंबा होगा। 2 नंबर में भी अच्छा लिखना है, 3 नंबर में भी। तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाना सीख लो। तो जब रॉ मटेरियल आएगा तो ऐसे एग्रो बेस्ड है ना, फिर मिनरल बेस्ड, तो चार्ट बनाने से पन्ना जल्दी जल्दी भर जाता है और टीचर को एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है कि तुम्हें सब पता है, ठीक है। तो ऐसे लिखने की बजाय कहानी, इन सबको शॉर्ट में फ्लो चार्ट बनाना तो पता ही होगा, उसी के फॉर्म में लिख लो, समझ गए। यस मैम। तो इस तरह यहाँ पे भी नोट्स बनाने तो बना लो। बाकी अपन सैंपल पेपर जब एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके खत्म होने के बाद ये 2 चैप्टर, तो मैं बताऊंगी कि कैसे भरना है पन्ने। कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है, जो कहानी समझ आती है सब लिखना है, सब इस बार, ठीक है। बेस्ड ऑन ओनरशिप, अब ओनरशिप के बेस पर कितने होते हैं? पब्लिक यानी जिन्हें गवर्नमेंट, जहां पर मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो पब्लिक सेक्टर होती है। कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट भी वैसे बोलते हैं उन्हें, लेकिन हाँ मैक्सिमम भी ले सकते हो। लेकिन चलो गवर्नमेंट, जिन पे ओनर गवर्नमेंट है, ठीक है। अब शेयर पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन जिन कंपनीज की, जो इंडस्ट्रीज की जो ओनर है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट उन्हें ऑपरेट करती है, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, पावर ग्रिड है ना, एनटीपीसी, ये वाली यूनिट को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरी ओनरशिप के बेस पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो है प्राइवेट, ये प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे टाटा, रिलायंस, पता ही है। अगला है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर एक्चुअली जुड़ी हुई हाइब्रिड मोड है, इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और उनके साथ साथ प्राइवेट लोग मिल करके काम करते हैं। सो बहुत सारे, जिनको पीपीपी मोड भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई काम करती है बट फंडिंग के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक साथ मिलके काम करते हैं, उसको पीपीपी मोड बोलते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में जहां पर रहते हैं। बहुत बार फंडिंग के लिए लोग गवर्नमेंट के पास आते हैं और प्राइवेट कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रही होती है, जैसे हाईवे कॉन्ट्रैक्ट ही मैक्सिमम पीपीपी मोड पे बनते हैं। एनएचएआई गवर्नमेंट की बॉडी है बट प्राइवेट बिल्डर्स के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और ये दोनों मिलकर के सड़कें बनाते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना। फिर उसको टोल वसूल करके प्रॉफिट अपना जनरेट करते हैं। तो किसी को समझ आ रहा है? तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो है जिसमें गवर्नमेंट या तो फंड प्रोवाइड करेगी या इंफ्रा प्रोवाइड करेगी और एक और पार्टनर होगा जो उतना ही इक्वल चीज लेके आएगी। अब क्यों ये चलता है? बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रा होता है उसको करप्ट ऑफिसर, 500 करोड़ की सड़क बनानी थी बट वो चूना पत्थर और पता नहीं मोरंग लगा लगा के गंदी सड़क बना दी 50 करोड़ में, 450 करोड़ खा लिए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास इंफ्रा है, पैसा है, बट उतनी एक्सपर्टीज, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, उतनी बढ़िया मशीनरी, ये सब अवेलेबल नहीं है। और अगर है भी तो लोग करना नहीं चाहते क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी को अपनी जॉब का खतरा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रा प्रोवाइड करती है, सारी चीजें, और पार्टनरशिप कर लेती है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ। उससे उनको पता होता है
कि ये प्राइवेट वाला बंदा पूरा 100% देगा और उसका इनपुट बेटर निकलेगा, क्योंकि जो सड़कें बनाने की क्वालिटी, एक्सपर्टीज, मटेरियल, ये सब जो गवर्नमेंट सेक्टर में कम है, लैकिंग है, उतने स्किलफुल लोग नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग पैसा खाने में या करप्शन में बिजी हैं। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज से ये फायदा है पीपीपी से कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर पूरा है, प्राइवेट इंसान नहीं होता है, तो ज्यादा लॉस प्राइवेट वाले का नहीं होता है। तो ये मोड एक तीसरा मोड है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंडस्ट्रीज 3 तरह की होती है। चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर, बोलते हैं इसे। कोऑपरेटिव एक्चुअली यूजुअली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स हैं, उन्होंने मिलकर के अपना एक कोऑपरेटिव बना लिया। जैसे शुगर का बना सकते हैं, मिल्क का बना सकते हैं। तो मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, वो गन्ने की खेती करते हैं, शुगर बनाते हैं, शुगर वाले सारे मिल करके उन्होंने शुगर का कोऑपरेटिव बना लिया, वो पैकिंग वगैरह करते हैं और फिर वो बाहर बेचते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ये है जिसमें कोई एक जने को तुम ये नहीं कह सकते कि ये ओनर है, ढेर सारे मिलके ओनर है, समझ गए? Yes, ma'am. 40-50 लोग मिलके सब ओनर है, सब एक तरह से मेंबर है। तो जैसे गरीबों का एसएचजी होता है ना, वैसे ही मिडिल क्लास और उससे अपर मिडिल क्लास वाले जो ट्रेड्समैन होते हैं, उनका कोऑपरेटिव होता है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 गाय है, मान्या और उषोती, सबको मैंने 4-4 गाय खरीद दिए, और सारे लोग सुबह सुबह 2-3 डब्बे गाय का दूध लेके आते हैं, एक कॉमन जगह इकट्ठा करते हैं, उसकी पैकेटिंग करते हैं और उसका नाम रखते हैं आईएलसी मिल्क, और सबको बेच रहे हैं। तो क्या हो गया? Cooperative. क्योंकि सबके पास 4 गाय है, तो एक्चुअली नोबडी इज ओनर एंड एवरीबडी इज द ओनर एट द सेम टाइम, करेक्ट? तो कोऑपरेटिव एक कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर्स जो हैं वो एक साथ, या तो प्रोड्यूसर या सप्लायर, दोनों में कोई भी हो सकता है केवल सप्लायर हो इकट्ठे, हो सकता है प्रोड्यूसर हो इकट्ठे, और वो एक साथ आके काम करते हैं, एक ब्रांडिंग टाइप से करते हैं और एक चीज को। तो अमूल सबने सुना है, कंट्री डिलाइट सुना है, ये सब मदर डेयरी, सब कोऑपरेटिव्स ही हैं एक तरह से, ठीक है? ओके Okay. अब बेस्ड ऑन देयर रोल के हिसाब से, यानी कौन सी इंडस्ट्री क्या काम करती है, तो इसमें 2 तरह की होती है, 2 ही है ना, 2 ही होती है। पहली तो कंज्यूमर, यानी वो वाली इंडस्ट्री जिनका प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है। फॉर एग्जांपल बिस्किट हम डायरेक्टली खाते हैं, तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी कंज्यूमर इंडस्ट्री है। कपड़े वाली भी कंज्यूमर है। हमारे घर में जो जो सामान लगा हुआ है, जो हम लेके आए हैं मॉल से, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्री वाले हुए सर, करेक्ट? कॉस्मेटिक्स, बर्तन, बेड, टीवी, सोफा, Yes, ma'am. फ्रिज, सब पता है ना, सब कंज्यूमर इंडस्ट्री हुआ। तो फिर बेसिक इंडस्ट्री क्या हुई? अब इसमें बेसिक इंडस्ट्री ये है कि ये लैपटॉप तो कंज्यूमर इंडस्ट्री का एग्जांपल है, लेकिन ये लैपटॉप स्टार्टिंग में तो लैपटॉप नहीं रहा होगा ना, कोई जना इसका मदरबोर्ड लेकर आया होगा, कोई जना कीबोर्ड लेके आया होगा, कोई सीपीयू लेके आया होगा ना, किसी का स्क्रीन अलग कंपनी से आउटसोर्स की होगी। क्या एक ही कंपनी स्क्रीन भी बनाती होगी, एक ही कंपनी चिप भी बनाती होगी? क्या वही कंपनी ये बॉडी भी बनाती होगी? No, ma'am. अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से इकट्ठे बल्क में मंगाए जाते हैं और फिर उनको असेंबल करके एक लैपटॉप बनाया जाता है, करेक्ट? Yes. Yes, ma'am. तो जो अलग अलग पार्ट छोटे छोटे अलग अलग कंपनी से आए, अगर वो केवल आएंगे और तुमको कीबोर्ड बेचेंगे तो ले लोगे क्या? केवल मदरबोर्ड ले लोगे? No, ma'am. नहीं, तो इसका क्या करूं, पूरा लैपटॉप चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो चीज बनाती हैं वो किसी और चीज का रॉ मटेरियल हो जाता है। प्रोडक्ट तो उनका फाइनली होता है, करेक्ट? ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में कोई कमी है, क्योंकि वो कुछ ना, नॉर्मल एक प्लास्टिक से उन्होंने कीबोर्ड बनाया है तो प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन वो एज इट इज यूज नहीं हो सकता, उसको अगेन वो फिर प्रोडक्ट किसी और चीज के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, समझ गए? तो जो प्लास्टिक था वो प्लास्टिक कीबोर्ड में कन्वर्ट हुआ, और कीबोर्ड खुद अपने आप में रॉ मटेरियल है लैपटॉप के लिए, है ना? हाँ मान्या? मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, मैं लीव कर दूं क्या? हाँ श्योर, ठीक है।
सो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि की इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्री है, यानी ये डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रही है, दूसरे बिजनेस को बेच रही है सामान, करेक्ट। तो सारा कीबोर्ड बनाने वाला आदमी लिनोवो कंपनी के पास गया, बोला सर मैं कीबोर्ड बनाता हूँ, तो उसने कंज्यूमर को नहीं बेचा, लैपटॉप बनाने वाले किसी और कंपनी को बेच दिए सारे कीबोर्ड, और उसने वो वाले कीबोर्ड लगा दिए अपने लैपटॉप्स में, करेक्ट। यस मैम। तो दो टाइप की इंडस्ट्री है, जैसे एक है अगर बेसिक इंडस्ट्री और दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री। किसे समझ आ गया? मैम आ गया। हम आ गए। तो फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेसिक में आएंगे। तुम जिससे ले रहे हो, जो तुम ब्रांड नेम पे ले रहे हो, वो तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, लेकिन वो जहां से ले रहे हैं उनकी बेसिक हो गई। तो एक इंडस्ट्री में ढेर सारी इंडस्ट्रीज पीछे होंगी ना, जो सप्लायर इंडस्ट्री होंगी, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है वो तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, लेकिन जो पीछे के इंटरमीडिएट जो साइकिल बेच रहा है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में है, लेकिन साइकिल बेचने वाला जिनसे टायर ले रहा है, बॉल बेरिंग जहां से ले रहा है, हैंडल वैंडल ले रहा है, बॉडी ले रहा है, वो सब क्या है, वो उसकी बेसिक इंडस्ट्रीज है। सो मैम हमारे लिए वो कंज्यूमर हुई बट उनके लिए पीछे वाली बेसिक हुई। हमारे लिए कंज्यूमर नहीं, तुम खुद कंज्यूमर हो ना बेटा, तो तुम्हारे लिए केवल साइकिल वाली कंज्यूमर इंडस्ट्री है, क्योंकि तुम साइकिल लेने पर वहीं जो जा। मतलब जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, कंज्यूमर जिससे फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। कंज्यूमर जहां नहीं जाता झांकने ताकने, वो कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं होती। तो जितनी चीजें तुम खरीद के लाते हो वो सब कंज्यूमर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है ना। बट इसमें बाकी जो पीछे का सामान है, जो रॉ मटेरियल बिजनेस वाले किसी दूसरे बिजनेस वाले को बेच रहे हैं, वो वो सब बेसिक या B2B इंडस्ट्री। हाँ शोएब, किसी ने कुछ पूछा है क्या? अब अगला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा लगेगा। तो जब किसी एंटरप्राइज पे 25 लाख तक का पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं माइक्रो, यानी 0 रुपए से 2-4 लाख से लेके मैक्सिमम 25 लाख तक खर्चा करोगे तो तुमने एक माइक्रो इंडस्ट्री लगा दी। अगर 25 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया लेकिन 5 करोड़ से नीचे खर्चा हुआ है, यानी तुमने कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगाई, उसमें 1.5 करोड़ खर्चा हो गया, तो तुम्हारी कपड़े बना की जो फैक्ट्री है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। क्लियर है? यस मैम। उसी तरह मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो 5 से 10 करोड़, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ से भी ऊपर लग जाता है। ठीक है, यस यस मैम। ये क्लासिफिकेशन है, ये दिखाने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, और इसी लेवल पे गवर्नमेंट टैक्स वगैरह वसूलती है ना। बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट, ये तो फर्जीफिकेशन है। जिस इंडस्ट्रीज में हल्के आइटम प्रोड्यूस होते हैं उसको लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। तो हमारे घरों में ऑलमोस्ट सारे ही लाइट है। हैवी वाले क्या हो जाएंगे? ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, है ना, यस बड़े बड़े मैम। मशीनरीज, वो सब हैवी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा आइटम बनता है, बहुत मोटा मोटा इधर से, जैसे कि चाय पत्ती बनाने वाली मशीन बहुत ही बड़ी होती है, असेंबली इधर से उधर, है ना। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो हाई लेवल मशीनरीज में, जैसे वो वाली मशीनरी जहाँ पे एरोप्लेन बनता होगा या जहाँ पे ट्रेन बन के कोचेस रेडी होते होंगे, तो बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनके लिए हैवी इंडस्ट्री, और लाइट कंज्यूमर इलेक्ट्रिक चीजें या फिर छोटे मोटे सामान जो बनते हैं उनको लाइट इंडस्ट्री। एक्सक्यूज मी ठीक है। मैम। मैम बुक में ये जो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो फिर हम बाकी भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ, बाकी भी लिख सकते हो कोई। ओके मैम। अब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जरा डिटेल में पढ़ते हैं, यानी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, बट क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पढ़ा था एग्रो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का इनपुट होता है, यानी कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें जिनसे किससे बनती हैं? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से बनती है, इसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड में 2 इंडस्ट्री तुमको, 3 इंडस्ट्री तुम्हें पढ़नी है, शुगर तो खैर इतनी आती नहीं है, चलो पढ़ा। 3 इंडस्ट्रीज मेनली पढ़नी है, इसमें से किसी भी इंडस्ट्री पर, वैसे तो हेडिंग में 2 है, एक है टेक्सटाइल और दूसरी है शुगर, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर भी पूछ सकते हैं कि कॉटन के बारे में बताओ या फिर जूट के बारे में बताओ, तो 2 से 3 नंबर में आ सकता है। तो हमें क्या पढ़ना है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है। तो ये याद रखना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये नहीं सोचना कि क्लासिफिकेशन में तो टेक्सटाइल पढ़ा नहीं था, 4 ही टाइप के पढ़े थे, एग्रो पढ़ लिया था, है ना,
और फॉरेस्ट पढ़ लिया था और एनिमल पढ़ लिया था, मिनरल पढ़ लिया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर टाइप की इंडस्ट्री है, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के बारे में 10th में है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती है, लेकिन हम टेक्सटाइल ही पढ़ेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली लगभग 14% ये सब फालतू डेटा है, छोड़ दो इसको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली इतना याद कर लो 4% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, यानी 100 रुपए अगर हम कमाते हैं तो उसमें टेक्सटाइल का शेयर कितना है? 4 रुपए। समझ गए? यस मैम। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और इसकी कुछ अलग वैल्यू है। कैसे? ये अकेली इंडस्ट्री है इस कंट्री में जो कि सेल्फ रिलायंट है, खुद पे चलती है, वैल्यू चेन में कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि हम कॉटन यानी रॉ मटेरियल उगाने से लेके फिनिश्ड कपड़ा तक अपनी कंट्री में ही बना पा रहे हैं। समझिए? यस मैम। किसको समझ आया सेल्फ रिलायंट का मतलब? मैम आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि क्या हमारी कंट्री में प्रॉपर पूरी तरह से लैपटॉप बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि चिप हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अरे समझते हो? यस मैम। तो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट नहीं हुए ना। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्री में अकेली इंडस्ट्री है जिसमें हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट है, रॉ मटेरियल भी खुद ही उगाते हैं, प्रोसेसिंग भी खुद ही कर लेते हैं, कपड़ा भी खुद ही बना लेते हैं, पहन भी खुद ही लेते हैं। समझ गए? यस मैम, आ गया मैम। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। समझ गए? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और सेल्फ रिलायंट है। ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है? दूसरी बात है फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा कमाते हैं इससे हम। जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती है उसका लगभग 24% टेक्सटाइल होता है। इंडिया के कॉटन प्रोडक्ट्स काफी बिकते हैं। ये बात और है कि बांग्लादेश प्रेजेंटली हमसे आगे ही निकलता है। तो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा क्या बिकता है फिर? अब इसके और थोड़ा अंदर जाएंगे, यानी एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के अंदर कॉटन और जूट पढ़ना है। तो बेसिकली ये सब इतना लिखा गया है कॉटन पढ़ाने के लिए तुम्हें, क्योंकि कॉटन में एंशिएंट टाइम से ही इंडिया का बहुत बोलबाला रहा है। हम हाथ से बनाते थे चीजें चरखे वरखे पर, देखा ही होगा ना। फिर हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स आने लग गई धीरे धीरे, जैसे पावर लूम कहते हैं जिसपे एक पावर इंजन लग के अपने आप बुनते रहता है, जिसको मशीन वीविंग कहते हैं। 18th सेंचुरी के बाद हैंडलूम्स की जगह यानी हाथ से चलने की जगह लूम मतलब चरखा, पावर वाले लूम आ गए जो पावर से चलने लगे। अब फिर क्या हुआ? हमारी कंट्री में देयर वर नियरली 946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स, है ना। 2011 में इतनी मिल है हमारे पास। 80% ये जो मिल है ये सारी प्राइवेट है इनमें से, यानी लगभग 2000 मिल है हमारे पास, और उसमें से लगभग 80% यानी कि 1600 जो मिल है वो प्राइवेट है, और बची हुई पब्लिक या कोऑपरेटिव की तरह काम करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली अर्ली ईयर्स में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो उन्हीं जगह पाई जाती थी जहां पर कॉटन मिलता था, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। यहाँ पर कॉटन उगता भी है, इसीलिए सूरत से बहुत सारे लोग अभी भी कपड़ा लाते, क्योंकि वहीं पर ही कॉटन बहुत बनता है। ये इंडस्ट्री जो है ये क्या करती है? फार्मर्स को प्रोवाइड करती है लिविंग। कॉटन बॉल प्लकर जो कॉटन का फूल तोड़ तोड़ के कॉटन लेके घर आते हैं, जो गिनिंग में कॉटन को ऐसे कूट कूट के बनाते हैं, फिर स्पिन करके धागा बनाते हैं, फिर वीव करके क्लोथ बनाते हैं, फिर डाई करके उसको रंग देते हैं, डिजाइन करके उस पर कढ़ाई वढ़ाई कर देते हैं, पैकेजिंग करके पन्नी में डाल देते हैं, टेलर उसका बना देता है कपड़ा और स्विंग वाला सिल देता है और अपन पहन लेते हैं। इसको समझ आ गया? मैम आ गया। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये सारे लोग किसमें हर एक लेवल पे कोई ना कोई वर्कर काम कर रहा होगा, तो इन सबको एम्प्लॉयमेंट देती है। ये वाली जो इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कपड़ा केवल कोई सादा सादा तो पहनता नहीं है, सब लोग रंग करके कपड़ा पहनते हैं, डिजाइन करके। तो इस इंडस्ट्री की वजह से केमिकल और डाई इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब का भी काम चल निकलता है। करेक्ट? कपड़ा बनेगा, कपड़ा पहना जाएगा, तो कपड़े को डाई करने के लिए डाई वाले को बुलाना पड़ेगा, तो केमिकल इंडस्ट्री भी फिर एक्सपैंड होने लगेगी, केमिकल इंडस्ट्री भी मुनाफे में जाएगी और फिर वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बैकबोन टाइप की इंडस्ट्री है इंडिया की। समझ गए? यस। अब क्या है?
हर तरह की वीविंग होती है, कॉटन, सिल्क, जरी, हर तरह का करते हैं हम काम, ठीक है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो भी वीविंग का है, कपड़ा बुनाने का, निटिंग का, या जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है जिसमें हम अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हाई इक्विपमेंट हाई क्वालिटी का नहीं है। ये समझो कि हमारी मशीनरीज बहुत पुरानी है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमारी जो मशीनरीज है वो बहुत पुरानी है, हाई क्वालिटी यार जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए उतना अच्छा हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है कि हम उनसे एकदम वर्ल्ड क्लास, तुम समझोगे ना, इंडिया में मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना में बहुत फर्क दिखता है कि नहीं। H&M के कपड़े देखो कितने प्रॉपरली नेट रहते हैं, जारा जारा वगैरह के कपड़े देखो तो कितना प्रॉपरली स्टैंडर्ड साइज रहता है, कितनी स्मूथ लगते हैं, कितने एलीट क्लास लगते हैं कि नहीं लगते, इसीलिए जाते हैं पहुंच पहुंच के उसको खरीदने, है कि नहीं। तो क्या वो यस किसी मैम। और कपड़े से बने? नहीं, थ्रेड तो सेम होता है, टेक्नोलॉजी का फर्क है। उनके ऐसी मशीन है जो इतना फाइन वीविंग कर सकती है, हमारे यहाँ कॉटन बनेगा, उसको ऐसे आंख से देखोगे तो छेद करके दूसरी तरफ दिखेगा, है कि नहीं। यस तो हम लोगों को लगता है देसी है तो हम नहीं लेते। रॉ मटेरियल सेम है, लेकिन उससे कितना क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो ये तो मशीन पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। रॉ मटेरियल से कुछ भी है, अब केक से कोई, आटे से कोई इंसान घर पे केक बनाएगा तो कैसा ही बनेगा जानते हो, और उसी आटे से का केक बेकरी से लेकर आते हो तो कितना बढ़िया रहता है, अरे पता है कि नहीं। यस यस मैम। सब अक्लमंद है यहाँ पर। तो क्या हुआ, तो इससे ये पता चला कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है वो रॉ मटेरियल में नहीं है, जितना हाई क्वालिटी यार्न का मतलब होता है, जो थ्रेड, अल्टीमेटली कॉटन थ्रेड जिससे कपड़ा बनता है हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वीव करने की, निटिंग, बुनने वाली और कपड़ा अच्छा रेडी करने वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडिया में नहीं है। और इसी का रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ का जो इंडिया का मेड कपड़ा है, तो ट्रेडिशनल अटायर, साड़ी, सूट और इन सब के अलावा जो वेस्टर्न क्लोथ्स है उसमें हम ज्यादा नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने स्पिनर्स होते हैं वो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर देते बाहर, समझ गए। तो यस हमारे मैम। जितने भी जो लोग कॉटन उगाते हैं वो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को नहीं देते हैं यार्न, क्योंकि उनको पता है कि उनको वो रेट नहीं मिलेगा, और हमारे यहाँ कॉटन बहुत बढ़िया पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉटन यार्न को, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार्न को बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और हमारे यहाँ जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उसी यार्न को और महंगे दाम पे इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में, समझ गए। तो ये सप्लाई चेन का फॉल्ट है बीच का, कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो यानी जो एक फूल से, ये समझ लो कि एक कॉटन के फूल से एक थ्रेड तक बनाने की, जो फाइन थ्रेड तक बनाने की टेक्निक है वो इंडिया में नहीं है। तो कॉटन के फूल के बाद जो ये मिड स्टेज होती है इसकी, जो यार्न वाली, इसी को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और ये लोग उस यार्न से प्रॉपरली थ्रेड करके अच्छा कपड़ा बना लेते हैं, और हमारे जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सस्ती रद्दी क्वालिटी का यार्न बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर उससे कपड़ा बनाते हैं, समझ आया। यस मैम। तो इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, इंडिया अपना यार्न जापान में इंपोर्ट करती है। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, सब जगह जाता है हमारा यार्न, समझ गए। यस मैम। तो इंडिया हैज अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन यार्न में हम सबसे ज्यादा यार्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 25% पूरे वर्ल्ड में जितना यार्न, मतलब जितना 100% यार्न कंट्री के लोग कपड़ा वहां से आता है। अब हमारा देखो अक्लमंदी, हम अपना हाई क्वालिटी यार्न उनको कम दाम पे दे देते हैं, तो यार्न तो कुछ नहीं, धागा ही टाइप से है, तो क्या हुआ, वो हमने मान लो 100 रुपए में दिया, और उसी यार्न से बड़ा कपड़ा हम जारा में जाके 4000 में खरीद लेते हैं, करेक्ट। तो वो उसी थ्रेड पे केवल वैल्यू एडिशन कर देते हैं, और उसी हमारे ही यार्न का वैल्यू एडिशन करके हमको महंगे में बेच देते हैं, और हमें लगता है कि उनके यहाँ बना है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अल्टीमेटली जो तुम कंफर्ट फील करते हो अपनी ही क्वालिटी का करते हो, जस्ट बिकॉज कि उतना बढ़िया बुनना और सिलना प्रोसेसिंग तुम्हें नहीं आती, तो इसीलिए हम उनका बनाया पहनते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जितना भी वर्ल्ड लेवल पे 100% यार्न अगर एक्सपोर्ट होता है तो उसमें 25% हम ही करते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के लोगों को 25% यार्न इंडिया ही दे रहा है।
लेकिन इंडिया गारमेंट में केवल 4% ही करता है ट्रेड। यानी कोई यार्न लेके निकला तो उसका 25 बिक जाएगा, और अगर वही कपड़ा लेके निकलोगे इंडियन तो केवल 4% लोग उसे खरीदते हैं। समझ गए, 4 ही लोग खरीदते हैं। तो ये प्रोसेसिंग की फॉल्ट है। तो ये इंडस्ट्री की वजह से और भी दिक्कतें यहाँ पर, उतना स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसको मशीनरीज पे काम करना नहीं आता है, बहुत सारे अभी भी अनपढ़ है। पावर सप्लाई अच्छी नहीं है, आउटडेटेड मशीन है वीविंग की और प्रोसेसिंग यूनिट्स की। लेबर भी एकदम प्राइवेटाइज नहीं अभी तक हो पाए हैं कि प्रोफेशनल की तरह काम करें, वो पान मसाला खाते खाते जब मर्जी आ रही कपड़ा बना रहे हैं, है ना। तो हम बहुत सस्ते में करते हैं लेकिन हम अच्छे से कर नहीं रहे, और इसीलिए हम स्टिफ कंपटीशन फेस करते हैं फाइबर से। देन तो जो बैग वगैरह ये बनते हैं ना वाइल्ड क्राफ्ट वाले, ये वो जो सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्ट में फिर हमें बहुत कंपटीशन मिलता है। तो सिंथेटिक फाइबर की जो इंडस्ट्री है उसमें तो हम आगे हैं ही नहीं, क्योंकि हम मोस्टली कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और जो हम कॉटन प्रोड्यूस भी करते हैं उसमें से भी हम उसका फाइन लेवल का गारमेंट बना के एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वरना हमें जरूरत ही नहीं पड़े, इतना कंज्यूमर ऑलरेडी इंडिया में ही है ब्रांडेड चीजें पहनने वाला, कि उतना हाई क्वालिटी कपड़ा अगर हम ही बना लें, क्योंकि रॉ मटेरियल तो है ही, तो बाहर की इंडस्ट्रीज का लोग कपड़ा खुद ही पहनना बंद कर देंगे और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सकती है। करेक्ट। तो कंट्री का पैसा कन्वर्ट होकर के कंट्री में ही आ जाएगा। अभी क्या होता है कि कंट्री का रॉ मटेरियल बाहर जाता है और उससे कम पैसा आता है, और जो कपड़ा हम पहनते हैं उसके लिए ज्यादा पैसा पे करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम ज्यादा पैसा पे करते हैं ना उनको, मैम लिटिल है मैम। क्योंकि वो हमसे 1000 रुपए में यार्न खरीदेंगे लेकिन 5000 में कपड़ा हमको वापस बेचेंगे, तो 4000 का तो हमारा नुकसान हो गया, कंट्री से बाहर चला गया वो पैसा। करेक्ट। यस मैम। तो यही प्रॉब्लम है, और यही रीजन है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी उतना नहीं और कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, बल्कि बहुत हाई स्पीड पे होना चाहिए। अगला जूट की बात करें तो जूट में भी सेम ही प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट के लिए, और सेकंड है एक्सपोर्टर में। बांग्लादेश के पास इंडिया ही सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जूट को एक्सपोर्ट करता है। जूट मिल्स मोस्टली जो है वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास पाई जाती है, क्योंकि वहीं एरियाज में जूट ज्यादा पैदा होता है। 2011 में जूट इंडस्ट्री जो है उसमें लगभग 3.7 लाख लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे, और 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे जो जूट को कल्टीवेट कर रहे थे। जूट और मेस का एक और क्रॉप है जिससे जिससे फाइबर बनती है, उसको कल्टीवेट कर रहे थे। तो टोटल 43.7 लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे। चैलेंजेस ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सेम जो हम फेस करते हैं टेक्सटाइल में, कॉटन में, क्योंकि वहां पे भी बहुत कंपटीशन में फेस करना पड़ता है। बहुत हाई क्वालिटी कपड़े वो बना के देते हैं रॉ मटेरियल से। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, नायलॉन की रस्सी, जूट की रस्सी में क्या प्रेफर करोगे बताओ? नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन की रस्सी, क्योंकि जूट की रस्सी एक तो हाथ में बहुत गड़ती है, करेक्ट। नायलॉन की सॉफ्ट होती है, यहाँ तक कि वो जो लड़कियां ऐसे ऐसे कूदती रहती है जिस रस्सी से, वो भी नायलॉन की होती है, शाइनी सी, है ना। और जूट की कोई यूज नहीं करता। तो जूट नेचुरल फाइबर है, लेकिन नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है। बैग वगैरह घरों में मैट्स रैक्सीन्स ये सब सिंथेटिक फाइबर की होती है। तो सिंथेटिक मतलब मैन मेड है, तो उसने सबसे, क्योंकि जिनके यहाँ जूट नहीं होता था, तो पुराने जमाने की कथा ये है कि लोग इंडिया तक आते थे केवल जूट लेने, क्योंकि पुराने जमाने में जब तक कि सिंथेटिक फाइबर को इन्वेंट करना पड़ा ना, तो जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो साइंस का यूज करके सिंथेटिक चीज को इन्वेंट कर सके, तब तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिसपे पैकेजिंग की जा सके, तो केवल जूट ही यूज होता था। तो जूट और इंडिगो बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी कंट्री को गुलाम बनाया गया। तो अंग्रेज हमारे यहाँ से जूट भर के बैग ले जाते थे इंग्लैंड, और कॉटन इन्हीं जूट के रैग्स में भर के जाती थी। तो तब तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो हम फर्स्ट नंबर पे थे। फिर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उनको पता था कि हमेशा के लिए नहीं कर सकते ये चीज यहाँ से एक्सपोर्ट, तो उन्होंने सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट बना दिया उसका, और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारी इंडस्ट्री बैठ गई। तो कॉम्पिटिटर्स हैं जो जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये लोग भी जूट बनाते हैं, इनसे भी कंपटीशन है हमें। और दूसरा सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट की वजह से भी हमारी जूट की जो मार्केट है वो इतनी बढ़िया नहीं है। ठीक है।
अब इंटरनल डिमांड बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई है सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वाली, करेक्ट। पॉलिथीन बैग्स अलाउड नहीं है, नॉयलॉन वगैरह ये सब यस अलाउड नहीं है। तो बहुत गवर्नमेंट जो भी चीजें प्रोक्योर करती है उसमें वो जूट के ही चीजें प्रेफर करती है, इसीलिए हमारी इंटरनल डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि जूट बायोडिग्रेडेबल होता है, उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। मेन मार्केट जो है हमारी वो ये है यूएस, और यूएस हर चीज के लिए हमारी मार्केट है, ठीक है। अब आती है शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद और कौन सा चैप्टर बचा है? ग्लोबलाइजेशन। और मैम बस। बस एक यस ही मैम। मैम मैप पर थोड़ा सा रहे। मेरी सांस अटक गई है भाई, थक गई हूँ। Exhaust हो गई हूँ। एक काम करते हैं, मैम थोड़ा सा होमवर्क मेरी करने। शुगर कर ले या फिर नेक्स्ट में ही करेंगे। कितना पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, क्योंकि एक में ये होगा नहीं, दो तो चाहिए ही होगी, तो एनर्जी वेस्ट करो। इसका मैप भी होगा ना। सो एक काम करते हैं, इसको करेंगे। अब हमारी तुम्हारी अगली क्लास सैटरडे लगेगी ना, परसों तुम्हारी क्लास नहीं है तो अगली कब लगेगी? सैटरडे को। सैटरडे की क्लास में से करेंगे। सैटरडे को वैसे इंग्लिश की क्लास है, तो ठीक है, सैटरडे डिसाइड करते हैं संडे रिक्वायरमेंट है या नहीं। नेक्स्ट वीक तुम लोग का फुल सिलेबस इंग्लिश का टेस्ट होगा, तो पढ़ते रहो। सैटरडे को जो चैप्टर हैक ड्राइवर बचा है वो मैं करा दूंगी, बट उसके अलावा जो बाकी सब कुछ है वो हो चुका है, तो तैयार रहो। अगले वीक से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। पहले इंग्लिश की होगी और ये 2 चैप्टर कराने के बाद फिर बाद में एसएसटी की टेस्ट सीरीज होगी। मतलब एसएसटी की एक टेस्ट थोड़ा पीछे चलेगा इंग्लिश से, समझ गए? नेक्स्ट वीक संडे ना? नेक्स्ट वीक संडे नहीं, कभी भी हो सकता है वीक में, ऐसा नहीं है। मतलब सिलेबस तो क्या होता है ना कि संडे को ऑलरेडी तुम लोग का टेस्ट होता है, 2 टेस्ट रख नहीं सकते, तो मैं ऐसा कर लूंगी कि मैं टेस्ट वीक में रख मैम के ऐसे क्लास संडे को कर लूंगी, तो उससे बैलेंस हो जाएगा। तो मैम मोस्ट तो प्रोबेबली फ्राइडे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फ्राइडे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक 3 क्लासेस चाहिए होंगी एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, इस वीक के सैटरडे के बाद में भी। तो नेक्स्ट वीक डे में किसी दिन करा लेंगे, थर्सडे या फ्राइडे ही मान के चलो, फ्राइडे कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा पढ़ करके रखो, फुल सिलेबस टेस्ट होगा।